नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। एंशिएंट हिस्ट्री की पहली वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल पढ़ाया और हमें इस बात की तसल्ली है कि आप सभी को वह वीडियो काफी पसंद आई। अभी भी जिन्होंने उसे नहीं देखा है उस वीडियो को अवश्य देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ दे भी दे रहा हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री के उसी क्रम में आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। जैसे पिछले क्लास में हमने चरणबद्ध तरीके से अध्ययन किया था, वैसे ही इसमें करेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसे लगी। यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो उसकी पीडीएफ हमारी वेबसाइट www.onlinestudyadda.com पर उपलब्ध है। मैं उसकी लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी की सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता की खोज के पहले हमारी संस्कृति की शुरुआत वैदिक युग से मानी जाती थी, परंतु 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और यह सिद्ध किया कि वैदिक युग से पहले भी एक सभ्यता थी जो अपने समकालीन सभी सभ्यताओं में सर्वाधिक विकसित थी। आगे हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में कि ये बहुत विकसित सभ्यता थी, इसके नगर काफी विकसित थे और काफी संयोजित भी थे। और ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पहली लाइन में ही मिल गई। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कर्निंगम थे। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय अभी दिल्ली में है। 1921 और 1922 के समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। इन्हीं के दिशा निर्देश में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने इस सभ्यता की नींव डाली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जैसे कि पहले शुरुआत में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के बारे में क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन अभी हाल के एग्जाम में जॉन मार्शल के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं। आगे सिंधु घाटी के नामकरण के बारे में जानते हैं कि इसका नाम क्या क्या पड़ा और उसका कारण क्या था। तो सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित नाम रखे गए थे। पहला, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई थी, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता इसका सबसे उपयुक्त नाम भी माना जाता है। अब देखिए इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास ही अधिक केंद्रित थे, इसलिए शुरुआत में इसे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा गया, परंतु बाद में अन्य क्षेत्रों से भी इसके स्थलों की खोज हुई, अतः सिंधु सभ्यता इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम अब नहीं रह गया है। पहले जब शुरुआत में इस सभ्यता के स्थलों की खोज हो रही थी तो ज्यादातर स्थल सिंधु घाटी के आसपास ही केंद्रित थे, लेकिन अभी धीरे धीरे बहुत सारे स्थलों की खोज हो गई जो कि महाराष्ट्र के दैमाबाद तक फैले हुए हैं, इसलिए अब सिंधु सभ्यता इसका उपयुक्त नाम नहीं रह गया है। आगे इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कुछ विद्वानों ने रखा, जिसका कारण क्या था? सन 1947 ईस्वी के भारत के विभाजन के समय इस सभ्यता से जुड़ी केवल 40 बस्तियों का ही पता चल पाया था, परंतु अब लगभग 1400 बस्तियों का पता चल चुका है, जो कि सिंधु और गंगा के बीच के भाग में स्थित है, जहां माना जाता है कि सरस्वती नदी बहती थी, जो कि अब लुप्त हो गई है, अतः इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, ये ज्यादा उपयुक्त है, सिंधु सभ्यता से ज्यादा उपयुक्त नाम है ये। अगला, कांस्ययुगीन सभ्यता। धातु के खोज के आधार पर कांस्ययुगीन सभ्यता बहुत उपयुक्त नाम इसका है। सिंधु वासियों ने पहले बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता इसीलिए कहा जाता है। और सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और प्रथम नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके 5 नाम है: हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और प्रथम नगरीय सभ्यता। आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम क्या था, कब से कब तक इसका काल था। तो रेडियो कार्बन विधि से, जो कि सबसे उपयुक्त मापन होता है, रेडियो कार्बन विधि से इसका कालक्रम 3500 बीसी से 1300 बीसी तक निर्धारित किया गया है, जिसमें 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक यह सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में थी। तो रेडियो कार्बन विधि से इसके जीवाश्म का अध्ययन करके इसके काल का निर्धारण किया गया है 3500 बीसी से 1300 बीसी तक, जिसमें 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक यह सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में थी। आगे देखेंगे इस सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक हुआ है। ठीक है, तो सभ्यता का विस्तार देखिए, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि सन 1947 में भारत के विभाजन के समय इस सभ्यता से जुड़ी केवल 40 बस्तियों का ही पता चल पाया था। वर्तमान में इस संस्कृति के लगभग 1500 बस्तियों की खोज हो चुकी है। और देखिए किन देशों में यह केंद्रित है,
तो वर्तमान में 3 देशों में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में इसका विस्तार मिलता है। ठीक है, अफगानिस्तान में पहले नहीं मिला था, बाद में इसके 2 ही स्थल मिले हैं अभी तक। अफगानिस्तान में इसका प्रसार पहले तो नहीं था, परंतु 2 महत्वपूर्ण स्थल मुंडीगाक और सुरतुवई में इस सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। आगे पाकिस्तान में देखेंगे तो पाकिस्तान में मुख्यतः 3 क्षेत्रों दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत में इस सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, दक्षिणी बलूचिस्तान में इसका प्रमुख स्थल क्या है? सुतकागन-डोर, डाबरकोट और बालाकोट। जैसे कि आपको इस मैप में भी दिख रहा होगा, सुतकागन-डोर, बालाकोट और डाबरकोट ये सब जगह कहाँ है? ये दक्षिणी बलूचिस्तान में है। ठीक है, सुतकागन-डोर एक बंदरगाह भी था। और मध्य पाकिस्तान में जहाँ सिंध प्रांत है, वहां से देखिए कौन कौन सी जगह है। मोहनजोदड़ो है वहां पे। ठीक है, सिंध प्रांत से मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और अली मुराद प्रमुख स्थल है। तो यहाँ पर देखिए आपको मोहनजोदड़ो दिख रहा होगा, चनहुदड़ो दिख रहा होगा। और ऊपर हम जाएंगे तो इसके प्रमुख स्थल में पंजाब प्रांत का देखेंगे तो पंजाब प्रांत में प्रमुख स्थल हड़प्पा दिखेगा। तो यहाँ देखिए हड़प्पा स्थल दिख रहा है पंजाब प्रांत का। आगे हम मैप को डिटेल में समझेंगे। अब इसमें भारत के स्थलों को देखें तो भारत में जम्मू प्रांत में मांडा देख रहे हैं तो सबसे ऊपर है। तो सबसे उत्तरी स्थल इसका जो है, इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल क्या है? मांडा। पंजाब में रोपड़, हरियाणा में बनावली और राखीगढ़ी, राजस्थान में कालीबंगा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर की स्थिति देखिए तो सबसे पूर्वी स्थल जो इसका है वो आलमगीरपुर है। मैप को हम डिटेल में आगे हम देखेंगे। गुजरात में धौलावीरा, लोथल और रंगपुर, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद की स्थिति हम देखेंगे तो दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल इस सभ्यता का होगा। और यहाँ देखेंगे सुतकागन-डोर, तो सुतकागन-डोर सबसे पश्चिमी स्थल है। आगे थोड़ा मैप इसको डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान में हमने पहले भी बताया कि सुतकागन-डोर, ठीक है, और जो मध्य पाकिस्तान था वहां पर मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, और ऊपर देखेंगे हम यहाँ पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के तो हड़प्पा नगर हमें दिखेगा। मांडा दिख रहा है आपको यहाँ पर सबसे उत्तरी स्थल इसका, और सुतकागन-डोर सबसे पश्चिमी स्थल। आलमगीरपुर क्या है? सबसे पूर्वी स्थल। और यहाँ पर देखिए बनावली, राखीगढ़ी ये हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान, और यहाँ देखेंगे हम गुजरात आ जाएंगे, गुजरात दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर धौलावीरा, रंगपुर, लोथल, सुरकोटरा इत्यादि प्रमुख स्थल हैं। आगे देखिए यहाँ पर हमने दिखाया भी है, मांडा इसके नॉर्थ में है, आलमगीरपुर ईस्ट में, दैमाबाद साउथ में और सुतकागन-डोर वेस्ट में स्थित है। इनकी स्थिति देखिए। प्रांतों के बारे में अगर जानेंगे तो मांडा कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दैमाबाद महाराष्ट्र और सुतकागन-डोर बलूचिस्तान। आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता की नगर योजना क्या थी। ठीक है, नगर के बारे में हमने बहुत देखा, तो देखते हैं नगर योजना इसकी क्या थी। हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित हैं। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। देखिए एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं, ऐसे सड़कें थी उसकी। ठीक है, और इसी के बीच में घर थे, ऐसे सड़कें थी और सड़कें ऐसे समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। और इन्हीं जो इनके बीच की जो स्थल है, जैसे ये स्थल है, ये जगह हुई, ये जगह हुई और ये जगह, यहाँ पर घर होते थे। ठीक है, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सभी नगर 2 भागों में विभक्त होते थे। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित होते थे, इनमें शासक वर्ग निवास करता था, तथा दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते थे। यहाँ पर सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार और कारीगर तथा श्रमिक रहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सड़कों के किनारे की नालियां ऊपर से ढकी होती थी। देखिए आज के 4500 वर्ष पूर्व कैसी स्थिति थी कि सड़कों के किनारे की नालियां ऊपर से ढकी होती थी। घरों का गंदा पानी नालियों से होकर निकलता था। देखिए इतनी विकसित व्यवस्था थी 2500 ईसा पूर्व के आसपास में, आज से लगभग 4500 वर्ष पूर्व। आगे देखेंगे तो कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी स्थलों में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। तो लगभग सभी स्थलों पर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। 2 स्थल कालीबंगा और रंगपुर महत्वपूर्ण स्थल हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता भी है, तो बंग और रंग से याद रखिएगा, यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानागार होता था। स्नानागार मतलब जो नहाने का घर होता था, जैसे कि वर्तमान में बाथरूम होता है, वही स्नानागार होता था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का अद्भुत निर्माण है और अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो 2 महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन मोहनजोदड़ो में हमें देखने को मिलेंगे, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार। ठीक है, तो ये दोनों स्थल याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है।
चलिए अब सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों को देख लिया जाए एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने, जो कि हम बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, देखिए प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यता विकसित हुई सभी किसी न किसी नदी के तट पर अवश्य विकसित थी। कोई भी स्थल होगा वो किसी नदी के तट पर जरूर स्थित होगा, क्योंकि उस टाइम पे साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी थी कि पानी को दूर तक पहुंचाया जा सके, और पानी सबकी बेसिक नीड होती है। इसलिए कोई भी सभ्यता या कोई भी स्थल जो होगा वो विकसित हुआ था तो किसी नदी के तट पर ही। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट ने एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। नगर की रक्षा के लिए एक दुर्ग बनाया गया था, और जिस टीले पर यह दुर्ग बनाया गया था उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की थी। आगे मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। वर्तमान स्थिति इसकी कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के लरकाना जिले में। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, विशाल स्नानागार। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना हुआ है। ठीक है, विशाल जलाशय के बारे में कहा जाता है कि किसी धार्मिक अनुष्ठान से पहले यहाँ पर सामूहिक स्नान होता था। मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो ये दो के बारे में हमने पहले भी बताया था। आगे कुछ और स्थल के बारे में देखते हैं। चनहुदड़ो, इसकी खोज 1934 में एन गोपाल मजूमदार ने की थी। वर्तमान स्थिति इसकी कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना खोजा गया था। ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपीपीसीएस के भी एग्जाम में आ चुका है और भी बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं। कहां से? चनहुदड़ो। तो इसको याद करने का तरीका है, चनहुदड़ो जैसे चांद से मिलता जुलता नाम है और वक्राकार ईंटें चांद सी दिखेंगी, इसलिए हम याद कर सकते हैं इसको कि चनहुदड़ो से वक्राकार ईंटें मिली थी। यहाँ से लिपस्टिक, काजल, कंघा, उस्तरा आदि के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो साज सज्जा का इन्हें बहुत शौक था सिंधु घाटी सभ्यता वालों को, इसीलिए 4500 वर्ष पूर्व भी ये सौंदर्य प्रसाधन के समान इन लोगों के पास उपलब्ध थे। आगे देखते हैं लोथल के बारे में, जिसकी खोज 1955 में एसआर राव ने की थी। वर्तमान स्थिति इसकी गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है। महत्वपूर्ण बात इसकी देखिए, और यहाँ पर जैसे मैंने की फिगर दिया है, इसमें भी आपको दिख रहा है कि यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। तो इस सभ्यता में व्यापार की स्थिति कहां तक विकसित थी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो कि विकसित बंदरगाह का भी साक्ष्य मिला है और पश्चिम एशिया तक व्यापार होता था इस बंदरगाह के जरिए। अगला स्थल है कालीबंगा, जिसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। वर्तमान स्थिति इसकी राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर है। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मोहनजोदड़ो में मृतकों का टीला और इसमें काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? एक ही जगह से मिला है, कालीबंगा से। और कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों के बने थे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बंग और रंग, कालीबंगा और रंगपुर, दो जगह कच्ची ईंटों के मकान थे, बाकी जगह पक्की ईंटों के मकान थे। अगला स्थल है बनावली। खोज इसकी 1973 में आरएस विस्ट ने की थी। वर्तमान स्थिति इसकी कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर। यहाँ से मिट्टी का बना हुआ एक हल मिला था। मिट्टी का बना हुआ हल खिलौने जैसा था, बहुत बड़ा हल नहीं मिला था, खिलौना की आकृति में मिला था। और यहाँ से अत्यधिक मात्रा में बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त हुआ था। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें थी बनावली के बारे में, कि यहाँ से मिट्टी का बना हुआ एक हल जैसा खिलौना मिला था और यहाँ से अत्यधिक मात्रा में बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त हुआ था। अगला स्थल है धौलावीरा। इसकी खोज 1967 में जेपी जोशी ने की थी। वर्तमान स्थिति इसकी देखिए, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है यह। धौला का अर्थ होता है सफेद तथा वीरा का अर्थ होता है कुआं। यहाँ से एक पुराने कुएं का साक्ष्य प्राप्त होता है, जिसकी वजह से इसका नाम धौलावीरा पड़ा, और इससे यहाँ के निवासियों के द्वारा जल संरक्षण की तकनीक से परिचित होने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको इसका अर्थ ही मालूम है तो ही आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाता है अगर आपको इसका अर्थ ही पता है धौलावीरा का। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान या स्टेडियम मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
अगला स्थल है नौसारो, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। इस स्थान से स्त्रियों की मिट्टी की कुछ ऐसी मूर्तियां पाई गई हैं जिनकी मांग में अभी तक सिंदूर भरा हुआ है, जो कि आज भी हिंदू स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। देखिए, सिंधु सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी और यहाँ से जितनी भी मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं उसमें ज्यादातर मूर्तियां स्त्रियों की थीं, इसीलिए इसे मात्र सत्तात्मक सभ्यता भी कहा जाता है। अगला स्थल है रोपड़, जिसकी खोज 1953 से 1956 के बीच यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है, सतलज नदी के तट पर। और इसका आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर। यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ के कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। मैंने प्रागैतिहासिक काल में आपको पढ़ाया था कि नवपाषाण काल में कश्मीर के बुर्ज होम से मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता में कौन सा ऐसा स्थल है? तो रोपड़। अगला बहुत महत्वपूर्ण चीज इसके बारे में ध्यान रखिएगा, विश्व विरासत कोष यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के ऐसे 10 विरासत स्थलों की सूची में रखा है जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मई 2012 में विश्व विरासत कोष ने इसे इस सूची में डाला था। तो हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, अब देखेंगे हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इसको मैंने 4 हिस्सों में बांटा है। आपको कभी भी किसी सभ्यता या किसी धर्म या किसी भी चीज की विशेषताएं देखनी है तो आप 4 तरह से देखिएगा। हमेशा जब भी आपको पढ़ना है तो पढ़ने का यही सही तरीका होता है कि उसका आप सामाजिक विशेषता देखेंगे, धार्मिक विशेषता देखेंगे, आर्थिक विशेषता देखेंगे और राजनीतिक विशेषता देखेंगे। और इन चारों को अगर आप सेपरेट करके एक प्रॉपर नोट्स बना के रखेंगे तो हमेशा वो सभ्यता, वो धर्म या वो संस्कृति आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगी। तो हम अगर उसकी विशेषताएं शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था? सिंधु समाज 3 वर्गों में बटा था। पहला विशिष्ट वर्ग जो नगर दुर्ग से जुड़ा था, दूसरा मध्यम वर्ग और तीसरा कमजोर वर्ग। ठीक है, 3 वर्ग था। आगे हम देखेंगे वैदिक सभ्यता में 4 वर्णों में बटा था समाज और यहाँ पर 3 वर्गों में बटा है। मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक समाज था। ये मैंने पहले भी आपको बताया, जब नवसारों के साक्ष्य के बारे में बता रहे थे तब भी हमने यही बताया था कि मातृ सत्तात्मक समाज था। हड़प्पा वासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे क्योंकि चनहूदड़ों से, जो कि पहले भी हमने पढ़ लिया है, लिपस्टिक और अन्य सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य मिले थे। आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। कुछ आवास बहुत अच्छे थे, कुछ आवास बहुत बुरे थे। इसी का आकलन करके व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकारा है। ठीक है, बहुत गरीबी भी दिखी, कुछ आवासों से गरीबी का आकलन इन्हें हुआ, इसलिए इन्होंने दास प्रथा को स्वीकारा है। अगला है लोथल और कालीबंगा से मिले युगल समाधान से विद्वानों ने यहाँ सती प्रथा के प्रचलन का अनुमान लगाया। युगल मतलब जोड़े, जोड़े का समाधान मतलब समाधि या फिर जो भी दाह संस्कार हुआ था उनका अगर साथ में दाह संस्कार या समाधि मिली इनको, तो उससे इन्होंने यह अनुमान लगाया कि सती प्रथा थी यहाँ पर। राजनैतिक जीवन के बारे में बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं मिलती हैं इसमें, फिर भी कुछ चीजें कॉमन थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और धर्म ही उनकी महत्ता थी। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम थे तथा शांत प्रिय ज्यादा थे, इसीलिए राजनैतिक जीवन में ज्यादा उथल पथल नहीं थी और बहुत कम साक्ष्य इसके मिले हैं। आगे देखेंगे इसकी विशेषता में आर्थिक जीवन इनका कैसा था। सिंधु सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण ही उन्नत कृषि और व्यापार था। जैसा कि पहले भी हमने बताया कि कृषि के भी बहुत साक्ष्य मिले हैं और व्यापार के भी साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदरगाह देखे गए, सुतकागंडोर देखा गया, लोथल देखा गया, तो बंदरगाहों की भी स्थिति थी जिससे अन्य देशों में भी व्यापार किया जाता था। बनावली से बढ़िया किस्म का जौ, लोथल से चावल के अवशेष और रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। कपास सैंधो लोगों की मुख्य फसल थी, ये ध्यान रखिएगा, कपास सैंधो लोगों की मुख्य फसल थी। आपको प्रागैतिहासिक काल में मैंने पढ़ाया कि मेहरगढ़ से कपास की खेती का साक्ष्य मिला था और सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल ही कपास थी, इसीलिए यूनानियों ने इन्हें सेंडन का नाम दिया था। और खाद्यान्न की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं। आगे इसकी विशेषता में हम धार्मिक जीवन के बारे में जानते हैं। तो सिंधु निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष तथा पशु 3 रूप में करते थे, मानव के रूप में, वृक्ष के रूप में और पशु के रूप में। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे तथा ताबीजों के आधार पर जादू टोने में भी विश्वास किया करते थे। ये लोग मातृ देवी, पशुपतिनाथ और लिंग यौन की पूजा करते थे। यहाँ पर पूछा जाता है कभी कभी कि इनके प्रमुख देवता कौन थे, तो पशुपतिनाथ थे और मातृ देवी की पूजा के ज्यादा साक्ष्य भी मिले हैं। सिंधुवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे।
देखिए इसका साक्ष्य कैसे मिलता है कि सिंधु सभ्यता के अंत्योष्टि संस्कार की विधियों से उनके लौकिक जीवन में विश्वास की पुष्टि होती है। अंत्योष्टि संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार। आपको इसमें पूर्ण समाधिकरण और दाह संस्कार तो समझ में आ रहा होगा। आंशिक समाधिकरण क्या था कि शव को खुले में छोड़ दिया जाता था, तो उसे चिड़िया और अन्य जानवर खा लेते थे, फिर हड्डियों को दफनाया जाता था। आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता के पतन होने का क्या कारण था और फिर सिंधु सभ्यता हमारी समाप्त हो जाएगी। सिंधु सभ्यता जिस गति से प्रकाश में आई उसी गति से इसका विनाश हो गया। इसके पतन के लिए विद्वानों ने कई कारण बताए हैं, जैसे कि बाढ़, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, व्यापार में गतिरोध, प्रशासनिक शिथिलता, महामारी तथा साधनों का अधिक उपभोग। तो बहुत सारे कारण थे। इसमें से क्या कारण था उसका भरपूर साक्ष्य तो नहीं मिला है, लेकिन कुछ लोगों ने अलग अलग बताया है। इसमें आर्यों का आक्रमण आगे चल के हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे और उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आर्यों का आक्रमण सबसे उपयुक्त कारण माना गया है। तो दोस्तों इसी के साथ एंशिएंट हिस्ट्री का यह इंपॉर्टेंट चैप्टर सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त होती है। अगले चैप्टर वैदिक सभ्यता के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।